हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। सो क्या हाल है आप सभी के। हमारी एमएसटी सीईटी की सीरीज़ चल रही है और इस सीरीज़ के अंदर हम लोगों ने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन एमएसटी सीईटी के हम डिस्कस कर रहे हैं विथ प्रॉपर सॉल्यूशंस एंड एक्सप्लेन सॉल्यूशन, है ना। तो आज की क्लास में हम लोग 2019 का पेपर डिस्कस करेंगे और 2017 एंड 18 ऑलरेडी मैं करा चुका हूँ, तो जिसने नहीं देखा है तो वाले पेपर देख सकते हैं। एंड यहाँ पर क्वेश्चन आपके रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, यहाँ पर हम सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। इन केस किसी को अगर क्वेश्चन नहीं दिख रहे हैं, वो लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने क्वेश्चन पेपर डाउनलोड मतलब लिंक डाला हुआ है, तो आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। और एक बार अपने आप ट्राई करो सारा के सारे क्वेश्चंस, फिर वीडियो देखो और अपने अपने आंसर्स एंड सॉल्यूशंस चेक करो, ठीक है गाइस। तो चलो, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 2019 का। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज टू सेपरेट वुल्फेमेराइट एंड स्टैनिक ऑक्साइड प्रेजेंट इन कैसिटराइट, ठीक है। तो स्टैनिक ऑक्साइड इज SnO2, है ना। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 1। तो आप लोगों को क्लास के अंदर भी बताया था मैंने, इसके अंदर इंप्योरिटीज होती है वुल्फेमेराइट, ठीक है। वुल्फेमेराइट इज द इंप्योरिटीज एंड इट इज द मैग्नेटिक इन नेचर, मैग्नेटिक इन नेचर। तो याद करो, अगर आपको ओर को इंप्योरिटीज से मतलब अलग करना है तो हम लोग कुछ कॉन्सेंट्रेशन के मेथड थे। कौन कौन से थे हमारे पास? मैग्नेटिक सेपरेशन था, फ्रॉस्ट रोटेशन मेथड था, है ना। तो ये सब हम यूज़ करते हैं। पर हाइड्रोलिक वॉशिंग था। पर यहाँ पर आप लोग देखेंगे, अगर या तो इम्प्योरिटीज मैग्नेटिक है और जो हमारा ओर है वो नॉन मैग्नेटिक है, ये हमारा नॉन मैग्नेटिक होता है, ठीक है। तो इस केस में हम लोग कौन सा यूज़ करते हैं? अपना मैग्नेटिक सेपरेशन यूज़ करते हैं। तो देखो ऑप्शंस क्या दिख रहा है? डी। तो फर्स्ट का आंसर हो जाएगा गाइस डी, ठीक है। तो फर्स्ट का डी। ओके, सेकेंड क्वेश्चन क्या कहता है? इन द रिएक्शन MnO4, सेकेंड क्वेश्चन है आपका, MnO4 माइनस प्लस Br माइनस गिव्स MnO2 प्लस BrO3 माइनस। द करेक्ट चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द स्पीसीज। तो देख लो यहाँ पर कितने का चेंज हो रहा है। Mn 4 to 8 प्लस 7 से जा रहा है प्लस 6 में। तो Mn का दिख रहा है क्या प्लस 7 से प्लस 6 ऑप्शन? नहीं। ब्रोमीन का चेक करते हैं। ब्रोमीन यहाँ -1 है और यहाँ पर ब्रोमीन क्या होगा? 3 to 6 प्लस 5। तो -1 से प्लस 5 में जा रहा है, तो -1 से प्लस 5 दिख रहा है, यस। तो ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। तो एकदम बेसिक सा क्वेश्चन रिडॉक्स रिएक्शन का, जस्ट आपको चेक करना है कौन सा सही ऑक्सीडेशन नंबर में चेंजेस है। तो सेकंड का आंसर हो जाएगा इस डी, दैट इज ब्रोमीन यहाँ -1 है और यहाँ पर क्या दिख रहा है? ब्रोमीन +5 दिख रहा है, ठीक है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी आइसोप्रीन यूनिट प्रेजेंट इन एबेसिक एसिड। तो एबेसिक एसिड होता क्या है पहले ये देख लो, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। एबेसिक एसिड आपको बनाना है। इसमें ये एक छोटा सा कह सकते हो टफ क्वेश्चन है, क्योंकि अगर आपको स्ट्रक्चर्स याद है तभी आप लोग क्या कर पाओगे, इस क्वेश्चन को करा पाओगे, वरना इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व नहीं कर पाएंगे अगर आपको स्ट्रक्चर्स याद नहीं है। इससे होता है OH एंड O, ठीक है। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एबेसिक एसिड। तो इसके अंदर देखो कितनी आइसोप्रीन यूनिट्स हैं, ठीक है। तो ये पूछ रहा है क्वेश्चन में, हाउ मेनी आइसोप्रीन यूनिट प्रेजेंट इन एबेसिक एसिड। इस एसिड के अंदर कितनी आइसोप्रीन यूनिट है? आइसोप्रीन होती क्या है? ये आपकी आइसोप्रीन होती है ना। अब ये वाली यूनिट देखो कितनी है। तो आइसोप्रीन के अंदर आप लोग चेक करोगे कितने कार्बन होते हैं। इसके अंदर 5 कार्बन होते हैं और अल्टरनेट पोजीशन में 1 2 3 1 3 डाइन्स होती हैं, ठीक है। तो आइसोप्रीन इज द 1 3 डाइन्स। पॉलीमर चैप्टर के अंदर हमने डिस्कस किया होगा। कार्बन चेक करो, एक ट्रिक मैं बताता हूँ यहाँ पर इसको निकालने की, क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर अगर आप लोग को स्ट्रक्चर पता है तभी ये क्वेश्चन हो पाएगा, या फिर अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पता है तो जो मैं ट्रिक बताने वाला हूँ उस फॉर्मूले से भी आपका हो जाएगा, ठीक है। तो ट्रिक क्या है? देखो 5 कार्बन है एंड दिस इज 1 आइसोप्रीन यूनिट। इसको हम क्या बोलते हैं गाइस? आइसोप्रीन यूनिट कहते हैं, ठीक है। तो ये आइसोप्रीन यूनिट है और एक आइसोप्रीन यूनिट में कितने कार्बन प्रेजेंट होते हैं? 1 2 3 4 5 कॉन्जुगेशन रहता है, 5 कार्बन प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। सो वी हैव 5 कार्बन और इसके अंदर टोटल कार्बन कितने हैं? देखो काउंट करोगे 20 कार्बन मिलेंगे। यू हैव 20 कार्बन और यहाँ पर भी हमें कॉन्जुगेशन टाइप की दिखाई दे रही है चीज़, ठीक है। तो और आइसोप्रीन यूनिट पूछ रहा है तो मतलब डेफिनेटली वहाँ कॉन्जुगेशन रहा होगा। तो अगर 5 कार्बन में एक आइसोप्रीन यूनिट है तो भैया 20 कार्बन में 20 कार्बन नहीं 15 कार्बन, ठीक है। इसके 15 कार्बन होते हैं, काउंट कर सकते हैं आप लोग। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15, ठीक है। तो वी हैव 15 कार्बन्स इन दिस केस, है ना। 15 कार्बन है, यही आपका एबेसिक एसिड। तो 15 कार्बन्स है। तो इस 15 कार्बन्स के अंदर एक आइसोप्रीन यूनिट के अंदर कितने कार्बन होते हैं? 5 कार्बन होते हैं। तो 15 कार्बन में कितने आइसोप्रीन यूनिट होंगे? डिवाइड बाय 5 कर दोगे। 15 डिवाइड बाय 5 तो कितना मिलेगा? 3। सो इन दिस केस वी हैव 3 आइसोप्रीन यूनिट्स, ठीक है। तो ऐसा ऑप्शन दिख रहा है क्या? सो यस, द ऑप्शन विल बी 3A, ठीक है। तो थर्ड का आंसर हो जाएगा इस A, ठीक है। तो बस ये एक मतलब क्वेश्चन
तभी हो पाएगा जब आपको क्या है स्ट्रक्चर पता है। अगर स्ट्रक्चर नहीं पता होगा तब थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। सो बस आपको एक छोटी सी चीज़ ध्यान रखनी है, आइसोप्रीन यूनिट क्या होती है, ये होती है एक आइसोप्रीन यूनिट में 5 कार्बन होते हैं। यहाँ पर आप लोग चेक करेंगे 15 कार्बन। अच्छा, कोई ऐसा क्वेश्चन हो जिसमें 20 कार्बन होंगे और उसके अंदर आइसोप्रीन यूनिट पूछी जाएगी, तो 20 कार्बन के अंदर आइसोप्रीन यूनिट कितनी हो जाएंगी, 20 डिवाइड बाय 5, तो 4 आइसोप्रीन यूनिट हो जाएगी, ठीक है। तो बाय यूजिंग दिस ट्रिक यू कैन सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, मिटा देते हैं इसको, ठीक है। सो फर्स्ट का डी, सेकंड का डी एंड थर्ड का क्या हो गया आपका ए हो गया। आप लोग चेक कर लें अपने अपने आंसर्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, एक्शन ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड ऑन एनिजोल। फोर्थ एनिजोल हो गया आपके पास OCH3, इसमें HI डालोगे तो क्या बनेगा, एकदम बेसिक सी एंड सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन हम लोगों ने ईथर के अंदर देखी थी। H आके यहाँ जुड़ेगा, I आके यहाँ जुड़ेगा, है ना, तो यू विल गेट OH, हमें पता है H यहाँ जुड़ता है, I इसके पास जुड़ता है CH3I, सो यू विल गेट फिनॉल एंड आयोडोबेंजीन, सॉरी फिनॉल एंड आइडोमीथेन, फिनॉल एंड आइडोमीथेन A, तो फोर्थ का क्या हो जाएगा, A हो जाएगा, ठीक है, फिनॉल एंड आइडोमीथेन। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग कंपाउंड इज यूज्ड टू डिकैफिनेट कॉफ़ी, ठीक है। तो मिथाइल डाइक्लोराइड, मिथाइल डाइक्लोराइड, डायरेक्टली मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, तो 5th का आंसर विल बी मिथाइल डाइक्लोराइड, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 6, विच कॉम्प्लेक्स अमंग द फॉलोइंग गिव्स द वाइट प्रेसिपिटेट ऑन ट्रीटमेंट विथ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड। एक्वा सॉल्यूशन ऑफ BaCl2 के साथ कौन सा वाइट पीपीटी देता है। तो गाइस वाइट पीपीटी होता क्या है, वाइट पीपीटी सल्फेट का सॉल्यूशन, जो सल्फेट के प्रेसिपिटेट्स होते हैं, इट इज द वाइट। तो मतलब तुम्हें पता चल गया कि बेरियम सल्फेट आपको मिलना चाहिए, क्योंकि Cl यहाँ से हटेगा और इसकी जगह कौन आएगा, सल्फेट आएगा, तब जाके ना वाइट प्रेसिपिटेट मिलेगा। तो वाइट प्रेसिपिटेट मतलब सल्फेट का कोई ना कोई प्रेसिपिटेट होगा, तो बेरियम सल्फेट, और आपको बेरियम क्लोराइड बोला है तो डेफिनेटली बेरियम सल्फेट बनना चाहिए। अब सोचो बेरियम सल्फेट कहाँ बनेगा, तो कौन सा एनाइन देख लो सल्फेट में, पहला क्लोराइड है, दूसरा NO2 है, तीसरा सल्फेट हो गया, चौथा ब्रोमाइड हो गया, तो आंसर क्या हो जाएगा, C हो जाएगा। सीधा सीधा सा क्वेश्चन है, ठीक है। तो बस ध्यान रखना, वाइट प्रेसिपिटेट सल्फेट का आयन, सल्फेट का आयन मतलब बेरियम सल्फेट। तो सल्फेट कहाँ रिप्लेस हो सकता है, जहाँ पर एनायन में क्या हो, सल्फेट हो। तो देखो थर्ड ऑप्शन जो है आपका CONH3 NO2SO4 है ना, तो यहाँ से सल्फेट भागेगा और यहाँ से 2 क्लोरीन आके यहाँ जुड़ेंगे, क्योंकि सल्फेट की वैलेंसी -2 होती है, तो ये -2 भाग गए यहाँ से, बेरियम के साथ जुड़ गए, वाइट प्रेसिपिटेट बना दिया, और यहाँ पर इसकी जगह क्या आके जुड़ गए, 2 क्लोरीन आके जुड़ गए, तो जो नेट चार्ज था कंपाउंड में वो बैलेंस ही रहा, ठीक। सो 6th का आंसर हो जाएगा गाइस C, तो चेक कर लें अपना। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोलता है, व्हेन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इन वाटर इज ट्रीटेड विथ CONC-HCl। जब कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन को CuSO4 को किसके साथ ट्रीट किया जाता है, इन वाटर इज ट्रीटेड विथ CONC-HCl, इट टर्न्स येलो, ठीक है। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन ट्रीटेड CONC-HCl, तो इस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का कलर होता क्या है, इसका ब्लू कलर होता है, ब्लू कलर। जब इसको HCl के साथ ट्रीट कराते हैं तो क्या बन जाता है, येलो बन जाता है, ठीक है। सो जब HCl के साथ इसको हम ट्रीट कराएंगे, सो इट विल टर्न द येलो, हमारा कॉपर का कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बन जाएगा, क्योंकि सल्फेट भी प्रेजेंट है, क्लोरीन यहाँ से इसको डोनेट करेगा, अपना क्लोरीन इज द लिगेंड, तो क्लोरीन डोनेट करेगा तो यहाँ पर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बन जाएगा, जिसका कलर क्या रहेगा, येलो रहेगा, ठीक है। मतलब कॉपर सल्फेट का कलर क्या रहता है, ब्लू, ब्लू से येलो बन जाता है। सो 7th का क्या हो जाएगा गाइस, B हो जाएगा, 7th का आंसर B, ठीक है। तो व्हेन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इन वाटर इज ट्रीटेड विद HCl, तो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन क्या है, ब्लू कलर है, एंड HCl के साथ ट्रीट करा के कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाता है, एंड इट विल टर्न्स इनटू येलो कलर। तो 7th का आंसर हो जाएगा आपका B, ठीक है। नाउ 8th क्वेश्चन, 8th क्वेश्चन क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर इज यूज्ड इन पेंट्स। इनमें से कौन सा पॉलीमर को हम पेंट्स में यूज करते हैं, ठीक है। गूटा पर्चा, गूटा पर्चा को कहाँ यूज किया जाता है, सर्जिकल डिवाइसेस में। मैं लिख देता हूँ, आप लोग भी लिख लें अपने आप, गूटा पर्चा, इट इज़ द ट्रांसफॉर्म ऑफ पॉलीआइसोप्रीन। पॉलीआइसोप्रीन के सिस फॉर्म को हम नेचुरल रबर बोलते हैं, और पॉलीआइसोप्रीन के ट्रांसफॉर्म को हम क्या बोलते हैं, गूटा पर्चा बोलते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, इसका नेचुरल जो पॉलीआइसोप्रीन का सिस फॉर्म होता है उसको क्या कहा जाता है, नेचुरल रबर कहा जाता है, ठीक है। और पॉलीआइसोप्रीन का जो ट्रांसफॉर्म होता है उसको गूटा पर्चा कहा जाता है। क्लास में डिस्कस किया हुआ है हम लोगों ने। तो जो गूटा पर्चा होता है ये कहाँ यूज़ करते हैं हम, सर्जिकल डिवाइसेस में यूज़ करते हैं, सर्जिकल
डिवाइसेस, जो हम डिवाइस यूज़ करते हैं सर्जिकल में, तो वहाँ यूज़ किया जाता है। उसके बाद मेलामाइन कहाँ यूज़ किया जाता है? क्रॉकरी बनाने में यूज़ किया जाता है। मेलामाइन कहाँ यूज़ किया जाता है? क्रॉकरी, जो हाउस होल्ड क्रॉकरी हम लोग देखते हैं वहाँ हम मेलामाइन का यूज़ करते हैं। ब्यूनाइस इस टाइप ऑफ रबड़, तो और इसका हम यूज़ करते हैं बबल गम्स बनाने में, ठीक है। इट इज़ अ टाइप ऑफ रबड़, वी विल यूज इट टू मेक बबल गम्स। एंड लास्ट आपका क्या है? नोवेलक। यस, नोवेलक का यूज़ करते हैं हम लोग पेंट्स में, ठीक है। सो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डी, ठीक है। बाकियों के भी यूज़ मैंने लिख दिए, आप लोग नोट कर सकते हैं आप लोग के पेपर में। इस बार नोवेलक पेंट ना पूछ के इनमें से कोई दूसरा भी पूछा जा सकता है, ठीक है गाइस। तो नोवेलक का यूज़ करते हैं हम लोग पेंट्स बनाने में, ठीक। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? तो 8 का हो जाएगा आपका क्या? डी। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है 3 मोल्स ऑफ आइडियल गैस, तो नंबर ऑफ मोल्स कितना आ गया? 3 आ गया। एक्सपेंड आइसोथर्मली फ्रॉम अ वॉल्यूम ऑफ 300 सेंटीमीटर क्यूब, V1 हो गया 300 सेंटीमीटर क्यूब, टू V2 हो गया 2.5 लीटर। अभी ध्यान रखना यूनिट अलग अलग है तो यूनिट कन्वर्जन करना पड़ेगा। एट 300 केल्विन अगेंस्ट अ कांस्टेंट प्रेशर, P एक्सटर्नल कांस्टेंट हो गया 1.9 ATM, तो आपको वर्क निकालना है। ओके, तो सिंपल सा क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन हम लोगों ने अपना 2017 और 18 में भी देखा था कि इस टाइप का एक क्वेश्चन आया था, तो आप लोग सोच सकते हैं कि काफ़ी इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है, हर साल आ रहा है। 2017 में भी आया, 18 में भी आया, 19 में भी आ गया। बस ध्यान ये रखना, आपको इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये सेंटीमीटर क्यूब है, यहाँ लीटर है, यूनिट अलग अलग है तो यूनिट में आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। मीटर क्यूब में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो इसको मीटर क्यूब में कन्वर्ट करोगे, सेंटीमीटर को कितना हो जाएगा? 3 × 10⁻⁴ मीटर क्यूब, है ना। और V2 को कन्वर्ट करोगे लीटर्स है। लीटर्स का मतलब क्या होता है आप लोग को पता है, ये पता है ना आप गाइज, आप लोग को सेंटीमीटर क्यूब का मतलब होता है मिलीलीटर और DM क्यूब का मतलब होता है लीटर्स, है ना। तो DM क्यूब में कन्वर्ट करोगे पहले इस लीटर को, उस लीटर DM क्यूब को फिर मीटर में कन्वर्ट करोगे। बात समझ आ रही है? CM क्यूब का मतलब मिलीलीटर, इस लीटर की जगह क्या लिख सकते हो? 2.5 DM क्यूब लिख सकते हो, समझ लो। और यहाँ पर मैं इसको ऑलरेडी मीटर क्यूब में कन्वर्ट कर चुका हूँ, तो इसको अब DM क्यूब को किस में करना पड़ेगा? मीटर में। और आप लोग जानते हो 1 मीटर इज इक्वल्स टू 10 DM क्यूब, है ना, या 1 DM क्यूब इज इक्वल्स टू 10⁻⁻1 मीटर्स। तो आप लोग इसको सॉल्व कर लेंगे तो कितना आ जाएगा? 2.5 है, 10⁻⁻1 25 आ जाएगा। 25 × 10⁻⁻4, ठीक है। 25 × 10⁻⁻4 मीटर क्यूब हो जाएगा। सो ये हमने सबसे पहले कन्वर्ट कर दिया V1 को एंड V2 को, ठीक है। तो V1 V2 हमारे कन्वर्ट हो गए। टेम्परेचर आपको फिक्स है और प्रेशर देख लो, प्रेशर कितना दे रखा है? 1.9 ATM दे रखा है, ठीक है। तो ATM दे रखा है, ये मीटर आ गया, तो इस ATM को आपको किस में करना पड़ेगा? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर मीटर है तो यहाँ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और एक ATM में कितना न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है? 1.10 × 10⁵, है ना, इतना ही होता है। तो इसको किससे मल्टीप्लाई कर दोगे? 1.9 × 1.1 इंटू या 1.01 × 10⁵, ये हो गया न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, कितना आएगा? 1.9 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो हमने सबसे पहले क्या करा? कन्वर्ट कर दिया, हमारी जो यूनिट्स हैं सबको एक यूनिट में हमने कर लिया। अब हम क्या कर सकते हैं? अपना फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो अपना फॉर्मूला लगा लेंगे, तो W का फॉर्मूला आप लोग को पता है, -P एक्सटर्नल × ΔV। P कितना है? 1.9 × 10⁵, डेल्टा V क्या होता है? V2 - V1, 25 × 10⁻⁻4 -3 × 10⁻⁻4। तो इसको आप लोग सॉल्व कर लें, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इसको सॉल्व करके क्या आता है, मैंने यहाँ सॉल्व कर रखा है अपनी नोटबुक में, मैं बता देता हूँ आप लोग को। तो इसको सॉल्व कर लोगे तो आपका आ जाएगा -423, ठीक है, -423। कितना आ जाएगा इसे सॉल्व करके? -423 न्यूटन, सॉरी -423 जूल्स, ठीक है, या फिर आपको न्यूटन मीटर, है ना। तो -423 उसी को हम क्या बोलते हैं? जूल्स बोलते हैं। तो आपका आंसर आ जाएगा -423.5 जूल्स। समझ लो, वी नो दैट 1 न्यूटन मीटर में 1 न्यूटन मीटर इज इक्वल्स टू 1 जूल्स। तो आंसर तो आपका न्यूटन मीटर में आएगा, क्योंकि ये क्या है? देखो ना गाइस, ये न्यूटन पर मीटर है और ये क्या है? मीटर क्यूब। समझ लो, 423 ये आएगा न्यूटन, प्रेशर की यूनिट क्या है? मीटर स्क्वायर, और यहाँ वॉल्यूम की यूनिट क्या है? मीटर क्यूब। कटिएगा
क्यूब से स्क्वायर कट जाएगा तो आंसर किस में आएगा, न्यूटन मीटर में आएगा। बट न्यूटन मीटर इज इक्वल्स टू जूल, हम लोग जानते हैं कि 1 न्यूटन मीटर इज इक्वल्स टू 1 जूल। तो तुम लोग कह सकते हो कि आपका आंसर 423.5 जूल्स आ गया, मतलब ऑप्शन ए। सो 9th का आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा। ठीक है, सो अच्छा क्वेश्चन है, बस बेसिक क्या है आपको कन्वर्जन्स पता होनी चाहिए कि सेंटीमीटर को मीटर में कैसे करते हैं, लीटर को 2.5 लीटर का मतलब 2.5 डीएम क्यूब उसको मीटर में कैसे करते हैं, और एटीएम को न्यूटन पर मीटर में कैसे करते हैं। तो 1 एटीएम इज इक्वल्स टू 1.01 इंटू 10 की पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ऑलमोस्ट 1 ही ले सकते हो उसको। ठीक है, सो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन हो जाएगा। सो गाइस 9th का आंसर हो जाएगा आपका ए। ठीक है, ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 10th, विच अमंग द फॉलोइंग इज यूज्ड एज ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। ओके, सो डायरेक्टली किताब का क्वेश्चन आपकी क्या है, क्वेश्चन इसका आंसर बी हो जाएगा, 10th का बी। ठीक है, सिस PTCl2 NH3 होल ट्वाइस, इट इज़ द एंटी कैंसर ड्रग जिसका हम कैंसर के ट्रीटमेंट में यूज़ करते हैं। ठीक है, सिस प्लेटिन इसका नाम होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 11th क्या बोलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स इज आइसोमॉर्फस, इज नॉट आइसोमॉर्फस, सॉरी। तो आइसोमॉर्फस क्या होता है, जिनका स्ट्रक्चर सेम होता है, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर जिनका सेम होता है, जिनका क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर क्या होता है, सेम होता है, उनको हम क्या कहते हैं गाइस, आइसोमॉर्फस कहते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ ये बोल रहा है कि कौन से आइसोमॉर्फस नहीं है, इज नॉट आइसोमॉर्फस। तो NaCl एंड KCl, ठीक है, तो NaCl एंड KCl का जो स्ट्रक्चर होता है वो सेम नहीं होता है, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, दैट्स व्हाई दे आर नॉट आइसोमॉर्फस। तो 11th का हो जाएगा सी। ये सॉलिड स्टेट में शायद आप लोगों ने देखा होगा ये क्वेश्चन, तो 11th का सी हो जाएगा। ठीक है, 12th क्वेश्चन क्या कहता है, विच अमंग द फॉलोइंग कंपाउंड इज यूज्ड एज सेलेक्टिव वीट किलर। ठीक है, तो 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड, ये भी डायरेक्टली क्वेश्चन आ गया आपका स्टेटमेंट वाइज। इसको हम क्या बोलते हैं, सेलेक्टिव वीट किलर बोलते हैं। ये क्या करता है, जो हर्बिसाइड्स होते हैं उसमें से जो ब्रॉड लीव्स होती है उनको क्या कर देता है, किल कर देता है। ठीक है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड वीट किलर। ठीक है, सो 12th का आंसर हो गया 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। ठीक है, सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोलता है, मतलब ये बेसिकली दोनों क्वेश्चन आपके मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन हो गए। अगर पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो फिर नहीं हो पाएंगे, क्योंकि तुक्का वैसे सीटी में तो नेगेटिव मार्किंग है भी नहीं, तो आप लोग थोड़ा लॉजिकल आगे कर सकते हो। बट दिस इज द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, NaCl एंड KCl आइसोमॉर्फस वाला, काफ़ी बार और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी पूछा गया है। ठीक है गाइस, ओके। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, कैलकुलेट द डिफरेंस बिटवीन हीट ऑफ कंबशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड गैस एट कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, कांस्टेंट प्रेशर और कांस्टेंट वॉल्यूम में आपको क्या करना है, उनके बीच में डिफरेंस निकालना है। तो कंबशन की रिएक्शन लिखोगे CO + ½ O2 टू गिव CO2, ये हो जाएगी कार्बन मोनोऑक्साइड की कंबशन की रिएक्शन। सो आप लोग को एक फॉर्मूला पता है, डेल्टा H = डेल्टा E + P डेल्टा V, ये फॉर्मूला पता है एंथैल्पी का। एंड एंथैल्पी इज नथिंग बट इट इज द हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। इसको क्या बोल सकते हो तुम, QP बोल सकते हो, एंड इसको क्या बोल सकते हो, QV बोल सकते हो। ये पूछ रहा है आप लोगों से कि यू हैव टू फाइंड द डिफरेंस बिटवीन कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट वॉल्यूम में, है ना। तो ये कांस्टेंट प्रेशर में जो एनर्जी होती है उसको हम डेल्टा H बोलते हैं, और कांस्टेंट वॉल्यूम में जो होती है उसको डेल्टा E बोलते हैं। तो लगा लो, तो हो गया, देखो आसान हो गया। QP इसको इधर लाओ तो ये QV हो जाएगा, = P डेल्टा V। अब PV पता नहीं है पर तुम डेल्टा N निकाल सकते हो, तो PV की जगह यू कैन ऑल्सो राइट इट एज डेल्टा NRT। ठीक है, टेम्परेचर देखो दिया होगा, यस टेम्परेचर कितना दिया है, 27 डिग्री सेल्सियस दिया है, R भी दिया 2। ठीक है, तो डेल्टा N निकाल लेते हैं सबसे पहले। सबके सब गैसेस फॉर्म में ही है, तो सबको लोगे डेल्टा N क्या होगा, प्रोडक्ट की गैस मतलब प्रोडक्ट के मोल 1 माइनस रिएक्टेंट के मोल, है ना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट विच आर प्रेजेंट इन द गैसेस और एक्वस फॉर्म। तो 1 प्रोडक्ट के और रिएक्टेंट की तरफ 1 + 1/2 कितना हो जाएगा, 3/2, है ना। तो कितना हो जाएगा 2 और -1/2। तो डेल्टा N की वैल्यू क्या होगी, -1/2 आ गई, -1 पुट करो, -1/2 R2 बोल दिया है। और टेम्परेचर कितना दिया है, 27 दिया है। 27 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में करोगे, 273 से ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा। कट गया तो कितना आ गया, देखो 300 आ गया। ठीक है, सो दिस इज योर आंसर -300। तो 13 का सी हो जाएगा। ठीक,
13 का आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। आई बात समझ में? तो सिंपल क्वेश्चन था। पहले हीट ऑफ एंथैल्पी ऑफ कंबशन लिख देंगे कार्बन मोनोऑक्साइड का, डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा ई प्लस पी डेल्टा वी, ये फॉर्मूला आप लोगों ने देखा है थर्मोडायनेमिक्स के अंदर। तो दिस इज कॉल्ड क्यूपी एंड दिस इज कॉल्ड क्यूवी, है ना। तो इसको इस साइड लेके चले गया तो डेल्टा एच माइनस डेल्टा ई बोल सकते हो, क्यूपी माइनस क्यूवी बोल सकते हो। पी डेल्टा वी, पी डेल्टा वी गिवन नहीं है, बट पी डेल्टा वी हम लोग आइडियल इक्वेशन से पता है, पी वी इक्वल टू क्या होता है गाइस, एन आर टी होता है ना। तो पी डेल्टा वी की जगह हमने क्या पुट कर दिया, एन आर टी पुट कर दिया। तो डेल्टा एन आर टी, डेल्टा एन हम लोगों ने निकाल दिया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, तो -1/2। आर की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन थी 2 एंड टेम्परेचर हो गया आपका 300, है ना। तो हमने 300 पुट कर दिया, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे, 2 से 2 कट गया और 300 आपका बच गया। ओके ओके, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है 14 है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके गाइस, 14 क्वेश्चन कहता है द कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन डिक्रीज विथ, है ना, डिक्रीज ऑन डाइल्यूशन, ठीक है। मतलब कंडक्टिविटी जो होती है, कंडक्टिविटी का मतलब क्या होता है, कंडक्टिविटी का मतलब होता है आपका स्पेसिफिक कंडक्टेंस, ये क्या होती है, डिक्रीज होती है विथ इंक्रीज इन डाइल्यूशन, ठीक है। डाइल्यूशन जैसे जैसे बढ़ता जाता है कंडक्टिविटी घटते जाती है, क्यों, है ना। तो आपको पता है व्हाट इज कंडक्टिविटी, व्हाट इज स्पेसिफिक कंडक्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट कंटेनिंग 1 मिलीलीटर ऑफ सोल्यूशन, ठीक है। 1 मिलीलीटर इलेक्ट्रोलाइट जिसके अंदर होता है, दैट सोल्यूशन इज कॉल्ड स्पेसिफिक कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी। जैसे सपोज एग्जांपल देता हूं मैं, सपोज ये पूरा का पूरा आपका 4 मिलीलीटर है सपोज, ठीक है, 4 मिलीलीटर है और इसके अंदर सपोज आपके 8 आयन्स है, 4 पॉजिटिव आयन है 4 नेगेटिव आयन है। एक एग्जांपल ले रहा हूँ, समझने में आसानी होगी। तो ये 4 मिलीलीटर का सॉल्यूशन है और इसमें 8 आयन है। तो इसमें क्या कर रहे हैं हम लोग, पानी डाल रहे हैं, है ना, इसमें पानी डाल रहे हैं। हमने सपोज 4 मिलीलीटर और ऐड कर दिया, हमने कितना ऐड कर दिया, 4 मिलीलीटर, क्योंकि डाइल्यूशन बढ़ रहा है, ये तो बोल रहा है इंक्रीज इन डाइल्यूशन, तो डाइल्यूशन ऐड कर दिया, तो 4 मिलीलीटर और ऐड कर दिया। तो जरा बताओ, 4 मिलीलीटर और ऐड कर देंगे, वॉल्यूम बढ़ गया, टोटल वॉल्यूम कितना हो गया, 8 मिलीलीटर हो गया, हाँ है ना। यहाँ पर 4 मिलीलीटर था, हमने 4 डाइल्यूशन इंक्रीज करते हुए हम क्वेश्चन में पूछा रहा है ना कि डाइल्यूशन जब बढ़ाएंगे तो कंडक्टिविटी घटती है, उसका रीजन बताओ। तो हमने डाइल्यूशन करा, 4 मिलीलीटर था, 4 और डाल दिया, टोटल कितना हो गया, 8 हो गया। पर आयन जरा चेक करो, यहाँ पर 8 ही आयन होंगे ना, आयन तो हमने चेंज नहीं करे, तो यहाँ पर भी 8 आयन थे, यहाँ पर भी 8 आयन है। अब चेक करो व्हाट इज द स्पेसिफिक कंडक्टेंस, इट इज द कंडक्टेंस ऑफ द सॉल्यूशन कंटेनिंग 1 मिलीलीटर इलेक्ट्रोलाइट, 1 मिलीलीटर इलेक्ट्रोलाइट जिसके पास होता है, दैट सॉल्यूशन इज कॉल्ड, दैट कंडक्टेंस इज कॉल्ड स्पेसिफिक कंडक्टेंस या फिर कंडक्टिविटी। अब यहाँ देखो, अगर 4 मिलीलीटर 8 आयन में, तो 1 मिलीलीटर कितना आयन में होगा, 4 अगर 8 में, तो 1 मिलीलीटर के पास कितने आयन हो रहे होंगे, 2 आयन हो रहे होंगे, समझ लो, सिंपल यूनिटरी मेथड। भैया 4 मिलीलीटर अगर 2 आयन होल्ड कर रहा है तो 1 मिलीलीटर कितना आयन होल्ड करेगा, 2 आयन होल्ड करेगा। और यहाँ पर चेक करो, 8 आयन 8 मिलीलीटर होल्ड कर रहा है, तो 1 मिलीलीटर कितना आयन होल्ड करेगा, 1 मिलीलीटर कितना आयन होल्ड करेगा, केवल 1 आयन होल्ड करेगा। तो जरा चेक, दिख रहा है आप लोग को, हुआ क्या है कि यहाँ पर 1 मिलीलीटर 2 आयन होल्ड कर रहा है, यहाँ पर 1 मिलीलीटर 1 ही आयन होल्ड कर रहा है। मतलब 1 मिलीलीटर के अंदर, क्योंकि जब हम कंडक्टिविटी या स्पेसिफिक कंडक्टेंस की बात करते हैं, इट इज ऑलवेज फॉर द 1 मिलीलीटर, है ना। तो 1 मिलीलीटर के अंदर जो आयंस होते हैं वो घटे जाते हैं, आयंस क्या हो जाते हैं, डिक्रीज हो जाते हैं। दैट्स वाई आयंस ही अगर कम होंगे तो कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। तो अगर आयंस ही कम होंगे तो हमारी क्या होगी, कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। सो दिस इज द रीजन। तो आंसर क्या हो जाएगा, इंक्रीज इन नंबर, हमारे क्या हो जाएंगे, जो आयंस हो जाएंगे, डिक्रीज इन नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम, तो आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। जो नंबर ऑफ आयंस है पर यूनिट वॉल्यूम वो क्या हो जाएंगे, कम हो जाते हैं। यहाँ पर नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब 1 मिलीलीटर में कितने आयंस थे, 2 आयंस थे, यहाँ पर 1 मिलीलीटर में कितने आयन हो गए, 1 आयन हो गए, ठीक है। तो इस वजह से हमारे जो हमारा कंडक्टिविटी होती है वो क्या होती है, घट जाती है, ठीक है। तो ध्यान रखना, यहाँ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट भी था, अगर आप लोग को याद होगा इस पार्ट से, ये आपका कौन से चैप्टर का क्वेश्चन है, कंडक्टेंस का क्वेश्चन है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का। डाइल्यूशन के साथ मोलर मोलर कंडक्टेंस या मोलर कंडक्टिविटी एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, ये तो बढ़ती है। मतलब डाइल्यूशन अगर करोगे तो कंडक्टेंस भी बढ़ेगा, मोलर कंडक्टेंस भी बढ़ेगा, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस भी बढ़ेगा, पर जो कंडक्टिविटी होती है वो क्या हो जाती है, घट जाती है, ठीक है। तो ये हमने डिस्कस किया था अपने क्लास में, आप लोगों ने भी कहीं ना कहीं पढ़ा ही होगा, ठीक है। डाइल्यूशन बढ़ाने से कंडक्टेंस बढ़ेगा सॉल्यूशन का, मोलर कंडक्टेंस बढ़ेगा, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस बढ़ेगा, पर जो कंडक्टिविटी होती है वो घटती है। कंडक्टिविटी क्या होती है, घटती है ऑन इंक्रीजिंग
डाइल्यूशन। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ आयंस पर मिलीलीटर क्या हो गए, घट गए हैं। नंबर ऑफ आयंस क्या हो गए, घट गए हैं। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ आयंस, डिक्रीज इन नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम में जो नंबर ऑफ आयंस है वो घट गए हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, तो गाइस 14 का आंसर हो जाएगा आपका ए। ठीक है, तो इस पार्ट के लिए हम इतने ही क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम 15 से लेकर 34 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तब तक आप लोग ये क्वेश्चन चेक कर लें और कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप लोग पूछ सकते हैं। थैंक यू।